हेलो एवरीवन। आज हम लोग शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग बातें करेंगे और ये जानेंगे कि क्या शॉर्ट हैंड हम लोग घर पे सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके आसपास कोई कोचिंग नहीं होती है शॉर्ट हैंड की, क्योंकि बहुत ही कम जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे शॉर्ट हैंड की कोचिंग अवेलेबल होती है। और या फिर ऑनलाइन कोचिंग होती है, तो ऑनलाइन कोचिंग में बेसिक सीखने के लिए मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं रहता है, क्योंकि बेसिक के टाइम पे डार्क लाइट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सामने से अगर कोई गाइड करे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, या फिर हम खुद उस चीज़ पे ध्यान दें। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि कभी भी आपको अगर बेसिक सीखना है तो आप हमेशा ऑफ़लाइन ही जाएं। बट अगर हर जगह तो ऑफ़लाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नहीं मिल पाते हैं शॉर्ट हैंड की कोचिंग जल्दी हमें। तो अगर नहीं है उस केस में क्या करेंगे, तो हम लोग अगर ऑनलाइन भी नहीं लेना चाहते हैं या ऑनलाइन समझ नहीं आता है, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि पिटमैन जो स्टैंडर्ड बुक है हमारी, उस बुक को लेंगे और उसमें से हम पहले वहाँ पे सीक्वेंस में ABCD ऐसे दिया हुआ है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि वॉवेल कहाँ, वॉवेल और फिर कॉन्सोनेंट के बारे में दिया हुआ है, फिर डॉट और डैश के बारे में दिया हुआ है, अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और हमें हमेशा पिटमैन ही फॉलो करना है। पिटमैन के अलावा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई और भी बुक ले लो जिसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है, सब कुछ नहीं। पिटमैन में जो भी रूल्स दिए हुए हैं ना, वो बहुत ही क्लियर दिए गए हैं और ऐसे रूल्स दिए गए हैं जो अगर आप एडवांस पे लिखो या बेसिक पे लिखो, या फिर बहुत सारे फ्रेजेस भी आपको आगे देखने को मिलेंगे कैलाश चंद्रा में, तो कभी भी वो आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि नया कुछ आ गया, सब ऐसा लगेगा कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्योंकि पिटमैन का जो भी 120 एक्सरसाइज तक कर लेता है, जितने भी रूल्स दिए हुए हैं, अगर उसको कर लिया तो फिर उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे मैं जितने भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर है पूरे जितने में शॉर्ट हैंड में पूरा फिनिश हो जाए, मेन टॉपिक जो है उसको कराने की कोशिश करूँगी। बट हमेशा शॉर्ट हैंड ही फॉलो करना चाहिए। ये मेरी अपनी नोट्स हैं और पेंसिल्स हैं जिनके थ्रू मैं लिखती थी शॉर्ट हैंड। और हमेशा कोशिश कीजिए कि शॉर्ट हैंड पेंसिल का ही यूज करिए शॉर्ट हैंड लिखने में, और जो शॉर्ट हैंड की नोटबुक है उसका ही इस्तेमाल करिए। उसके अलावा कोई और चीज़ अगर आप प्रेफर करते हो तो क्या होता है कि पहले तो पेंसिल बिल्कुल कोई और पेंसिल यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड की जो पेंसिल होती है उससे हम डार्क लाइट बहुत ही आराम से आसानी से बना लेते हैं, और ये पेंसिल बहुत ही हल्की होती है। और जो नोटबुक है उसमें भी जो हमारे दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, गैप होता है, वो जितना हमें जैसे एग्ज़ाम में मिलता है सेम वही कॉपी शॉर्ट हैंड की कॉपी पे शॉर्ट हैंड लिखना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि अगर हम कोई अदर कॉपी पे लिखते हैं, अदर रजिस्टर पे लिखते हैं, तो उसमें जो लेंथ होती है ना दो लाइन के बीच की, वो थोड़ी कम होती है। तो उसमें हम लोग को डबलिंग या फिर डबलिंग करने में ही मेनली प्रॉब्लम होती है और चीज़ों को हमें अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। और फिर जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और शॉर्ट हैंड की नोटबुक पे लिखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसलिए कोशिश करिए कि एक दिन में कम से कम बाकी चीज़ें भले हम अलग रजिस्टर पे लिखें, बट एक डिक्टेशन डेली हम नोटबुक पे लिखें, शॉर्ट हैंड वाली जो हमारी कॉपी है उस पे। ये मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम, ये मेरे पहले दिन जब मैं शुरू की थी उसका नोट्स है, जहाँ की मैंने P और B सीखा था, K और G सीखा था। K लाइट बनता है, G डार्क बनता है, H दो टाइप से बनता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो सीखा था मैंने। तो ऐसे ही मैंने तो स्टार्टिंग में ऑफलाइन ही किया था। फिर लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न होता है कि ऑफ़लाइन बेटर है या फिर ऑनलाइन। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगी कि अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप बिल्कुल बेसिक भी नहीं जानते हो शॉर्ट हैंड का, तो आपको हमेशा ऑफ़लाइन ही प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि पहले तो एक ये लैंग्वेज होता है जो बिल्कुल नया होता है हमारे लिए, और उसमें भी अगर हमें कोई गाइडेंस दे। अब हम अगर ऑफ़लाइन जाते हैं तो हमें अगर उसी टाइम कोई प्रॉब्लम हुई तो हम तुरंत पूछ सकते हैं। बहुत सारी स्टार्टिंग में मैंने सीखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके रिगार्डिंग, और वो ऑफ़लाइन में ही वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी हु का प्रॉब्लम, शुड का प्रॉब्लम, मेनली ग्रामर लॉगस को डिफरेंशिएट करना। मुझे लगता है कि इतने सारे डाउट्स हम अपने ऑनलाइन कोचिंग में नहीं पूछ सकते हैं, और हमें
क्लियरिटी भी उतनी नहीं मिल पाएगी उसमें। इसलिए मैं हमेशा प्रेफ़र करूँगी कि जो बिगिनर्स हैं वो ऑफ़लाइन जाएँ। हाँ, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, आप एडवांस की साइड मूव करना चाहते हो, तो अभी तो बहुत सारे नए-नए सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप ऑनलाइन के साइड मूव कर सकते हो। वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हमें अवेलेबल कराया जाता है वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, और वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। एग्जैक्ट हम अपनी एक्यूरेसी वहाँ से देख पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बट बिगिनर्स जो भी हैं उनको ऑफ़लाइन ही प्रेफ़र करना चाहिए। और अगर फिर भी अगर वो ऑफ़लाइन नहीं करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, उनसे भी कर सकते हैं अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो ऑनलाइन तो। और ख़ुद से थोड़ा सा बस अफ़ोर्ड लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा सीखने के लिए। जो भी अभी नया है या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है उनको, या फिर पहले तो हम मेन फोकस करेंगे जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए। तो जो भी अभी बिल्कुल स्टार्ट किया हो अपना शॉर्ट हैंड सीखना और उसका टारगेट हो 26, तो वो क्या करेगा, मेनली उसको सबसे पहला अपना फोकस रखना है डार्क और लाइट पे। क्या होता है कि जो भी स्टार्टिंग में सीखता है उसको लगता है कि हम डार्क लाइट बनाना होता है, क्योंकि पी लाइट बनाते हैं, बी डार्क बनाते हैं। ओके, बट क्या होता है कि हम उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं और सारी चीज़ें या तो डार्क बनने लगती हैं या लाइट बनने लगती है। हमें लगता है हम बाद में इम्प्रूव कर लेंगे, बट ऐसा कभी नहीं होता है। बाद में चीज़ें इतनी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करना हो जाता है डिक्टेशन के टाइम पे, और ऑलरेडी हमें स्पीड मैनेज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो होती है। और एक्यूरेसी पे ध्यान देना कि उस टाइम लाइट और डार्क बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए कभी भी जब शॉर्ट हैंड स्टार्ट करो तो उसी टाइम लाइट और डार्क दोनों ध्यान देना चाहिए, कि चीज़ों को अगर हम बना रहे हैं तो वो लाइट और डार्क दोनों का ध्यान दे, डैश का ध्यान दे, डॉट का ध्यान दे। मेनली ग्रामर लॉगस को स्टार्टिंग से ही इतने प्रैक्टिस में हमें रखना चाहिए कि बाद में वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। नेक्स्ट जो हमारा वो है डबलिंग और हाल्विंग। डबलिंग और हाल्विंग बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डबलिंग का यूज करके हम उसको बहुत छोटे में बना सकते हैं, या फिर हाल्विंग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो हाल्विंग ही होता है, और सबसे ज़्यादा यूज भी इसी का होता है। कोई भी चीज़ बहुत अगर हम लंबा लिख रहे हैं तो उसको हाल्विंग का यूज करके हम बहुत ही शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है और सबसे ज़्यादा यूज भी इसी का होता है। तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि डबलिंग और हाल्विंग हम दोनों जहाँ पे उसका यूज हो वहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शॉर्ट हैंड की एक्यूरेसी को भी बढ़ाएगा। और स्पीड अगर हम हायर स्पीड पे स्विच करेंगे तो उसके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एक टाइम तक तो आप चीज़ों को अलग अलग करके लिख लोगे, बट अगर स्पीड आप इंक्रीज़ करते हो तो क्या होगा कि स्पीड इंक्रीज करते ही आपको चीज़ों को जैसे फ्रेजेस के फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर अगर आप अलग अलग लिखोगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे स्पीड को। ओके, जो थर्ड है वो हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सिमिलर वर्ड्स। बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स आते हैं, जैसे मैंने इसमें डाल दिया है, जैसे नंबर, मेंबर। बहुत सारे लोगों का लाइट और डार्क में प्रॉब्लम होता है, तो मैंने क्या किया था कि मैंने सारी चीज़ों को एक जगह लिख ली थी, जो भी जिसमें भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी, प्रिंसिपल, या फिर पर्टिकुलरली इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, तो मैं इसको पर्टिकुलर को ऐसे बनाती थी और पर्टिकुलरली को ऐसे बनाती थी। ऐसे मैंने डिफरेंशिएट कर लिया था। तो ये सब चीज़ें कोई कोचिंग में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ों को डार्क लाइट करके या लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे, लाइन पे ऐसे करके डिफरेंशिएट ऑलरेडी किया हुआ है। बट जब हम लिखते हैं शॉर्ट हैंड में तो हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम वहाँ पे हमारे दिमाग में काम नहीं करता, और चीज़ें हम कभी लाइन पे बना देते हैं ऊपर बनाने के बजाय, तो पढ़ते टाइम हम उसको गलत पढ़ लेते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम भी हम उसको गलत ट्रांसक्राइब कर देते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि चीज़ों को मैंने थोड़ा सा डॉट दे के, कहीं डैश दे के उसको पूरा डिफरेंशिएट कर लिया था, कि मुझे थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ये मैं नीचे भी बना दूँ, लाइन के ऊपर भी बना दूँ या लाइन पर भी बना दूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इसके रिगार्डिंग। इसलिए मैंने ये सारे चीज़ों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके लिखा था, जो मुझे प्रॉब्लम होती थी। ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम सबको हो सकता है, सब लोग जो डार्क लाइट वाला सिस्टम है उसको फॉलो करके और अपनी चीज़ों को अच्छे से कर लिए हों। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारा वो है प्रॉपर फोकस ऑन ग्रामर लॉगस। उसमें क्या करना है, जो भी ग्रामर लॉगस हमारे फर्स्ट जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से ही हमारा AN पहले आता है, फिर द आता है। तो मेनली आगे चल के मैं भी जब कोचिंग करती थी तो उसमें मेनली जो लोग थे उनको सबसे ज़्यादा AN और द का जो पहला हमारा होता था क्लास,
उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो भी एडवांस वाले बच्चों को, जो ए एन और द का आता था। ए एन लाइन के ऊपर बनता है और द लाइन पे बनता है, बट मेनली बच्चे लिखते वक्त डिक्टेशन क्या करते थे, सारी चीज़ों को या तो लाइन पे, मैं खुद लाइन पे बना दिया करती थी, या तो लाइन के ऊपर बना देते थे, तो उनको पढ़ने में ए एन और द का प्रॉब्लम होता था। ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक देखने में लगती है, बट अगर हमें एक्यूरेसी लाना है तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ए एन और द कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसमें ज़रूर आएगा, और वो आपका आधा आधा नंबर स्किप करते जाएगा, और फिर आपका आगे चल के बहुत ज़्यादा नंबर एरर परसेंटेज हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी ग्रामर लॉगर्स हैं उनको प्रॉपर एक दूसरे से डिफरेंशिएट भी करना है। जैसे कुछ लोग को कुड वुड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वॉट और वुड में नहीं कर पाते हैं, जबकि वॉट ऊपर बनता है ऐसे और वुड यहाँ नीचे लाइन पे बनता है, बट कन्फ्यूज़न बहुत होता है बहुत लोगों को अलग अलग जगह। कुछ लोग फॉर और इन को जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं, फॉर को इन को भी थोड़ा सा अगर ये इधर बेंड हो गया तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से बनाना है, ताकि हमें आगे चल के ये सब चीज़ों पे तो वर्क ना करना पड़े, क्योंकि आगे बहुत सारे टिपिकल वर्ड्स आते हैं जिनके प्रैक्टिस हमें प्रॉपर डेली बेसिस पे करना होगा, और उनको डेली बेसिस पे हमें प्रैक्टिस भी करना होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में ही जितने भी हमारे ग्रामर लॉगर्स हैं उनको हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके, और उनको हम ऐसे रखें कि हमारे से वो बेसिक मिस्टेक्स ना हो। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, स्टार्टिंग से ही हम क्या करेंगे कि एक सेपरेट रजिस्टर रखेंगे। वैसे मेनली पिटमैन के टाइम पे तो कोई नहीं रखता है, पिटमैन के बाद जब हम स्विच कर जाते हैं मैगज़ीन के साइड, तब लोग रजिस्टर बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो भी सही टाइम है, क्योंकि वहाँ से हमें नए नए वर्ड्स मिलने लगते हैं। मेन हमारा जो शॉर्ट हैंड सीखने का जर्नी होता है, जो हमारा एडवांस आता है, वहीं से हमें नए नए वर्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हमें एक्चुअली में समझ में आता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, हमें कहाँ दिक्कत हो रही है, उस बेसिस पे हम अपने रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। तो हर एक के पास एक अपना पर्सनल रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें जो भी टिपिकल वर्ड्स हैं या फिर जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिसमें आप बार बार गलती कर रहे हो, उसको एक जगह राइट डाउन करो और उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहो, उस पर वर्क करो। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट जो है, जो भी सिमिलर राइट डाउन सिमिलर प्लेसेस एट सिमिलर वर्ड्स, एंड जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं ना, उनको आप एक जगह पे लिख लो। जैसे मैंने ऐसे लिखा हुआ था ये सारे वर्ड्स, या फिर मैंने ये भी लिखा था, मुझे जैसे कि अगेन हो गया, एग्री हो गया, ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत सारे दिक्कतें आती थी। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके डिफरेंशिएट किया था, कहीं डैश लगा करके, कहीं कुछ लगा करके, जैसे बेसिस ये सब को मैंने डिफरेंशिएट किया था अलग अलग, कहीं डॉट लगा के, कहीं शॉर्ट बना के, मतलब ताकि मैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे सब डार्क लाइट का मुझे प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सबको लाइट डार्क जहाँ पे मैं नहीं कर पाती थी, जैसे मैं लैंग्वेज कर लेती थी, इंपॉर्टेंट को डार्क कर लेती थी, कहीं कहीं हो जाता था, बट मैक्सिमम जगह मैं नहीं कर पाती थी, तो वहाँ मैं डॉट या डैश लगा करके अपना काम चला लेती थी। और जो भी वर्ड्स में मुझे A to Z का मैंने एक ऐसा रखा था कि ए से मैं लिखूँगी, और ए वर्ड्स में मुझे जहाँ जहाँ डाउट है ना, मैं उसको सारे को एक जगह कर लेती थी, और उसको मैं एक बार देख लिया करती थी 1 वीक पे 10 दिन पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उसमें। जैसे मैंने एग्री, अक्रॉस, ये इसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने एग्री को एज इट इज़ रखा था, एग्रीज़ को और अक्रॉस पे मैंने डॉट लगा दिया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको सही लगे आप कर सकते हो। मुझे इसमें प्रॉब्लम थी तो मैंने किया था, ऐसे ही करके मैंने A to Z तक का, ए से लेकर के जेड तक जो भी मुझे डाउट आ रहे थे, जो भी एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर वर्ड से, वैसे तो वो सिमिलर थे नहीं, बट शॉर्ट हैंड में पढ़ते टाइम मुझे दिमाग में ऐसा भी आता था, हो सकता है ये एग्रीज भी हो सकता है ये अक्रॉस भी हो, ठीक है, तो ऐसे आता था। और अगर बाई चांस, या फिर कोर्सेज भी हो सकता है, कोर्स हो, तो इन सारी ये तीनों सिमिलर हो गए, एग्रीज हो गया, अक्रॉस हो गया, कोर्सेज हो गया, कोर्स हो गया, तो इनको मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी, और चारों मेरे दिमाग में आने लगता था कि हो सकता है ये भी हो, ये भी हो, और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम इतना टाइम नहीं होता है ये सारी चीज़ें हम सोचें, इसलिए मैंने इन सारों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए डॉट का कहीं यूज कर लिया, किसी को मैं लाइन के ऊपर बनाने लगी, नीचे बनाने लगी, तो वो बहुत ही अच्छा हो गया कि उसके लिए हमें फिर ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी दूर हो गई। तो आप भी ऐसे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको दिक्कत हो तो। ज़रूरी नहीं है कि सबको ये प्रॉब्लम आए, कोई कोई स्टार्टिंग से ही फोकस्ड हो के काम करता है, डार्क लाइट पे ध्यान देता है, तो उसको ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट जो है वो हमारा
प्रॉपर वर्क ऑन योर डिफ़िकल्ट वर्ड। जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं आपके, एक दिन आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो, डिक्टेशन लिखते हो, अगर आपको लगता है कि उसमें अगर आप केसी से लिखते हो और 840 वर्ड्स आपके डिक्टेशन में हैं, तो अगर आप एक बार उसको लिखने के बाद मैच करो, उसके बाद देखो कि उसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए आए हैं, उनको एक जगह राइट डाउन करो और कोशिश करो कि इस वीक का इसी वीक में हम ख़त्म कर लें रिवीजन करके। वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि किसी में बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी मिलते हैं। वर्ड्स तो मिलेंगे ही, साथ में हमें बहुत सारे फ्रेजेस मिलते हैं, तो केसी बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेजेस मिलते हैं हमें, जो लंबे लंबे जो सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं कई सारे मिलके बने, उसको एकदम शॉर्ट में लिखने के लिए उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जा सकते हैं। जैसे मैंने कि केसी का मुझे जो ये है वर्ड 284, इसके में मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी इतने वर्ड्स में, तो मैंने ये बहुत ही स्टार्टिंग में मुझे ये सारी दिक्कतें आती थी, बाद में तो उसी टाइम का मैंने ये ले रखा है। 383 में जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं सारे वर्ड्स में, जो मैं एक बार में नहीं बना पाई, या फिर मुझे लगा कि मैं आगे चल के इसको भूल जाऊंगी, या फिर जो वहाँ पे आउटलाइन दिया हो वो आपको अच्छा लगे आउटलाइन, आप इससे थोड़ा डिफरेंट बनाते हो, तो भी आप राइट डाउन कर सकते हो। जैसे मैं मिस्टर वॉइस चेयरमैन को मिस्टर अलग लिखती थी और वॉइस चेयरमैन अलग लिखती थी, तो मुझे वहाँ का अच्छा लगा मिस्टर वॉइस चेयरमैन, तो मैं एक साथ फिर उसको राइट डाउन कर ली कि मैं एक बार देख लूँगी तो मुझे याद हो जाएगा, फिर मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगी। क्योंकि कोशिश करिए कि जितना हो सके हम चीज़ों को एक बिना पेंसिल उठाए लिख सकें। और एक चीज़ और कि जो होता है हम लोग अपने पेज को डिवाइड करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े आउटलाइन बनाते हैं, बहुत दूर दूर लिखते हैं, तो उसमें हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है और कोशिश करना है कि बहुत ही करीब करीब हम चीज़ों को लिखें और छोटे छोटे वर्ड्स में लिखें। क्योंकि हमारा वहाँ पे 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ही हम बहुत सारी वर्ड्स लिख लेते हैं। एक सेकेंड में हम एक आउटलाइन बना लेते हैं, डॉट बना लेते हैं, तो हमारा वहाँ अगर 1 सेकेंड भी बचता है तो वो बहुत ही हमारे लिए, हम एक नया आउटलाइन उसके बदले बना लेंगे। अगर हम आउटलाइन को लंबा ले जाएंगे तो वो हमारा टाइम लेगा, छोटा छोटा बनाएंगे, करीब करीब बनाएंगे, तो वो हमारा कम टाइम लेगा और जल्दी से जल्दी हम अपने जो भी स्पीड पे हम डिक्टेशन लिखना है उसके साथ मेंटेन करते हुए चलेंगे। ओके, तो बेसिक वालों के लिए इतना ही। आगे आगे हम एडवांस वालों के बारे में भी, जो भी मेरे अकॉर्डिंग लगेगा कि आपको फॉलो करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, मैं कोशिश करूँगी लाने की। ओके।